आप लोगों को करंट अफेयर्स बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। कानपुर मेट्रो जो 29 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और ये कानपुर जो है यूपी का 5वां शहर है। इसके पहले 4 शहरों में यूपी में मेट्रो चलती है: लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आइए आगे देखते हैं। गोरखपुर मेट्रो, गोरखपुर भी अब मेट्रो सिटी बनने जा रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB की बैठक में गोरखपुर मेट्रोलाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज़ 1 को अनुमोदन मिल गया है, जहां 9 शहरों में मेट्रो ट्रेन, अब यूपी में जो है 9 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलेंगी, ठीक है। और जहां पे 10 लाख पॉपुलेशन होता है वो जो शहर है वो मेट्रोपॉलिटन शहर कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे ये गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, ये जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा हाईलाइटेड नहीं था, इसलिए पूछे जाने का काफ़ी चांस बनता है कि अगर पूछा जाएगा तो कई लोग गलत कर देंगे। ये लगभग 500 किलोमीटर का है एक्सप्रेसवे और 20 ज़िलों से होकर गुजरेगा। ये संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर से होकर के ये गुजरेगा, ठीक है। और आंवला से शामली तक करीब 110 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है और ये 2024 में पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये आप लोगों को पता ही है, पहले से पता है लोगों को। ये जो है 302 किलोमीटर का है, ठीक है। यूपी में लगभग 6 एक्सप्रेसवे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी हाईलाइटेड था ये मैटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी उद्घाटन होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। टोटल कितने हैं? 6 एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में। आइए आगे देखते हैं। यह यूपी के मेरठ से, जो गंगा एक्सप्रेसवे है वह यूपी के मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित देश का सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, जो गंगा एक्सप्रेसवे है। और ये 594 किमी लंबे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। यह इसका जो निर्माण कार्य है अडानी समूह द्वारा किया जाएगा। और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ बुंदेलशहर और जो राष्ट्रीय राजमार्ग के बिजौली गांव से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 प्रयागराज बाईपास पर जूदापुर दादू गांव के पास मिलेगा। योगी सरकार की योजना के तहत इसका विस्तार करते हुए वाराणसी तक ले जाने के प्लान है, ठीक है। और वर्तमान में यूपी के 12 ज़िलों, ठीक है, वर्तमान में ये जो है 12 ज़िलों से होकर के गुजरेगा। ये आप देख लीजिए: मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और ये प्रयागराज। ये शहरों के नाम आपको याद होने चाहिए कि मतलब पूछ दे सकता है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो किन किन ज़िलों से, यूपी के किन किन ज़िलों से होकर गुजरेगा या कितने ज़िलों से होकर के गुजरेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता को जोड़ने के लिए करीब 600 किमी लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा, अर्थात यह बिना किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बनाया जाएगा, बल्कि ये इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण करके इसका निर्माण किया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे से बनारस से कोलकाता की दूरी को महज 6 से 7 घंटे में तय किया जा सकेगा। और लगभग जो है अभी जो तय करने में टाइम लग जाता है वो 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले 14 लेन, 6 लेन का एक्सप्रेसवे और 4+4 के सर्विस लेन शामिल है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
भारत सरकार की यह पहल है जिसका कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव, प्रबंधन करना, आकस्मिक मामलों की देखरेख करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया। गौरतलब, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया, तीन पहिया वाहनों के संचालन पूरी तरह से रोक रहेगी। आगे देखते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। जो 6 से 8 लेन के बनने वाले इस एक्सप्रेसवे में लगभग 416 किलोमीटर बिहार से होकर के गुजरेगा ये, ठीक है, जो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है। और देखते हैं आगे कॉरिडोर क्या है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है ये काफ़ी फेमस था, काफ़ी हाईलाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर 5 लाख स्क्वायर फुट में बनकर तैयार हुआ है। कॉरिडोर का मतलब गलियारा होता है। इस कॉरिडोर में 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 3 यात्री सुविधाएं केंद्र, एक मल्टीपर्पज़ हॉल, सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस कॉरिडोर के तहत काशी के ललिता घाट को मणिकर्णिका घाट से जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं 1809 में काशी के हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़कर बनाई गई इस ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिलाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंसी इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिषद को हिंदुओं को हमेशा सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। यह विवाद वर्तमान तक जारी है। गौरतलब कि विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान ढांचे का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान ढांचा है उसको किसने मतलब जीर्णोद्धार करवाया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने 1740 ईस्वी में करवाया था। उसके बाद फिर महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 ईस्वी में इस मंदिर के लिए 1000 किलो सोना दान किया था। आगे देखते हैं यूपी डिफेंस कॉरिडोर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे तो आपको क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में अभी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 200 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ यूपी के पास सबसे अधिक उपलब्ध श्रम बल है। जो श्रमिक बल है वो यूपी के पास ज़्यादा। उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष 5वां विनिर्माण राज्यों में से एक है। देश में एमएसएमई की संख्या के मामले में राज्य पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करेगा। और डिफेंस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होगा जिसमें कई शहर शामिल होंगे। इन शहरों में सेना के काम आने वाले सामानों के निर्माण के जो है इंडस्ट्री जो है विकसित की जाएगी। डिफेंस कॉरिडोर उसका नाम दिया गया है। इस कॉरिडोर में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई कंपनियां भाग लेंगी। इस कॉरिडोर में सभी औद्योगिक संस्थान भी भाग लेते हैं जो कि सेना के सामान बनाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ हथियारों से लेकर वर्दी तक के सामानों का निर्माण किया जाएगा, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। भारत भविष्य में देशी हथियारों के निर्माता और एक्सपोर्टर के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। अब देखिए इन सेंटरों में रिसर्च डेवलपमेंट कार्य भी होंगे। 100 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल अगले 3 वर्षों में बनाए जाने की जो है योजना है, जो है प्लान है। तो कितने 100 ब्रह्मोस मिसाइलों की। यूपी विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत
331 करोड़ की लागत से माँ विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर की पहल की गई है। यह पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक विरासत से संपन्न एक अनूठा क्षेत्र है, जिससे अनेक ऐतिहासिक किले, गुफाएं, भित्तिचित्र, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राचीन जीवाश्म तथा नदियां शामिल हैं। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन। भारत 2025 तक 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के रक्षा बाजार के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट के दौरान 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। ये इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। जो ये ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो औद्योगिक डिफेंस गलियारा शुरू किया गया है वो एक उत्तर प्रदेश में है, दूसरा कहाँ पे, तमिलनाडु में ये शुरू किया गया है। यूपी में कौन कौन से ज़िले हैं, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और इसको याद कर लीजिए। यूपी में कौन कौन से ज़िले हैं? लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। इन ज़िलों से जो है डिफेंस कॉरिडोर होकर के गुजरेगा। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ में ब्रह्मोस एरो स्पेस जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी। इस परियोजना से लगभग 500 अभियंताओं एवं तकनीशियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे, साथ ही 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होंगे। ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के लिए मेरठ में बनाया जाएगा स्टेशन। देश में माल ढुलाई के लिए आवागमन को तीव्र और सस्ता बनाने का प्रयास सरकार द्वारा निरंतर जारी है। इसी के अंतर्गत भारतीय रेलवे द्वारा बंगाल से लेकर पंजाब तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के पहले चरण में कानपुर के न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन का शुभारंभ साल 2020 में हो चुका है। कोलकाता से पंजाब तक जाने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर मेरठ से गुजर रहा है। इस कॉरिडोर पर लगभग 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। आगे देखते हैं विविध। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल भारत की पहली रीजनल ट्रांजिट रैपिड रेल दुहाई से साहिबाबाद स्टेशन के बीच प्रस्तावित है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। दिल्ली से मेरठ के बीच क्या चलेगा? रैपिड रेल। 2025 तक जो है 82 किमी लंबे इस कॉरिडोर को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की संभावना है। गौरतलब है कि मेरठ शहर की मेट्रो भी इसी पटरी पर चलेगी। और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS एक नई रेल आधारित प्रणाली है जो दिल्ली को मेरठ और अलवर और पानीपत जैसे क्षेत्रीय नोड्स से गति के साथ दौड़ेगी और वर्तमान यात्रा समय को 1/3 कर देगी। RRTS स्टेशनों का परिवहन के अन्य साधनों जैसे मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो, हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों के एकीकरण भी किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ और दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत तीनों ही कॉरिडोर पर रैपिड रेल 50% हरित ऊर्जा से दौड़ेगी। आगे देखते हैं, ये क्या है? करजन ब्रिज, गंगा म्यूजियम। जब प्रयागराज से फैजाबाद या लखनऊ से प्रयागराज आते हैं तो फाफामऊ के पास में आपको गंगा नदी को पार करने के लिए 3 रास्ते मिलते हैं। एक है रेलवे ट्रैक, दूसरा है फाफामऊ पुल और यहीं पर एक बड़ा ही पुराना सा पुल भी मौजूद है जिसे करजन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये करीब 2 किलोमीटर लंबा और इसके नीचे रेलवे ट्रैक और ऊपर सड़क बना हुआ है। मतलब एक ही ब्रिज है और नीचे में क्या है, ट्रेन चलती है और ऊपर से सड़क मार्ग है। करीब 117 साल पहले लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, तो 1901 में सड़क और रेल यातायात के लिए इस पुल का प्रस्ताव
हुआ था। जनवरी 1902 में निर्माण शुरू हुआ और 15 जून 1905 में तैयार हो गया था। संगम नगरी को इस 117 साल पुरानी धरोहर को सजोने के लिए इस ब्रिज पर म्यूजियम बनाने की तैयारी चल रही है। उस जो ब्रिज है उसी पर क्या होगा, एक म्यूजियम बनाया जाएगा और इस म्यूजियम के बनने से पर्यटकों को आवाजाही बढ़ेगी, जिससे फाफा मऊ क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। यूपी की प्रथम टॉय ट्रेन। उत्तर प्रदेश के लोगों को अब टॉय ट्रेन से सफ़र करने के लिए दार्जिलिंग, शिमला और ऊटी जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपी में पहली बार टॉय ट्रेन अब दुधवा नेशनल पार्क में चलाई जाएगी। दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि पर्यटकों को घुमाने के लिए टॉय ट्रेन का मुख्यतः उपयोग किया जाएगा। इस ट्रेन में सामान्यतः सड़क यात्रा की तुलना में अधिक समय लगता है, क्योंकि यह प्राकृतिक मनोहर दृश्यों स्थलों से होकर गुजरती है। एक कोच वाली ट्रेन की दीवार पर कई सारे जंगली जानवर जैसे हाथी, बाघ, चीतल, गैंडे के चित्र बनाए होते हैं। दुधवा नेशनल पार्क क्या? दुधवा नेशनल पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर पतझड़ के मौसम के बाद। दुधवा के घने जंगलों में एक सुकुसुम नाम के पेड़ की प्रजाति है, जो पूरे साउथ एशिया से हरे रंग के बजाय लाल पत्तों की वजह से जानी जाती है। कुसुम के पेड़ की खासियत है कि अपने पत्ते महज 20 से 22 दिन के लिए पूरी तरह से लाल होते हैं, फिर उसके बाद फिर हरे हो जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क के भीतर कतरनिया घाट वन्यजीव विहार स्थित है। यूपी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काफ़ी फेमस, मतलब बहुत ही चर्चे में रहा ये हवाई अड्डा। यूपी में टोटल कितने 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने वाले हैं। जो पहला है लखनऊ में अभी है, वाराणसी में है, कुशीनगर में अभी उद्घाटन किया गया है। अयोध्या और यूपी का पहला हेलीपोर्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में 4 शहरों लखनऊ, आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। वहीं लखनऊ में हेलीपोर्ट का निर्माण पर्यटन विभाग कराएगा। देश में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। इसलिए इस दिशा में मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म और कमांड कॉल सेंटर सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी की जा रही है। यूपी में बदले गए रेलवे स्टेशनों के नाम जो हैं, अभी जो पहले झांसी स्टेशन था उसका नाम जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई इस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम जो है चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। मुगल सराय का नाम बदल करके मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, नाम बदलने की प्रक्रिया जो है, राज्य सरकार अगर किसी जिले रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहते तो उसे अपने अनुरोध केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है और केंद्र सरकार उक्त प्रस्ताव को इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, रेलवे मंत्रालय जैसे कई विभागों को एजेंसियों को भेजकर NOC मांगता है। गृह मंत्रालय नाम बदलने के लिए वर्तमान दिशा में निर्देशों के मुताबिक संबंधित एजेंसियों से विचार विमर्श करता है। विभागों एजेंसियों से NOC मिलने के बाद गृह मंत्रालय नाम बदलने की मंजूरी दे देता है। अगर किसी राज्य के नाम में बदलाव करना हो तो उसके लिए संसद में साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। यूपी का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म। शहरों में कई ऊंची ऊंची इमारतों में आग लगने का खतरा बना रहता है। हालांकि इनसे फायर सेफ्टी सिस्टम लगे होते हैं इनमें, और इनकी जो समय समय पर जांच की जाती है। लेकिन अगर इन बिल्डिंगों में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए संसाधन नहीं होते, क्योंकि उक्त ऊंचाई तक राहत कार्य पहुंचाना एक कठिन काम हो जाता है। उसी समस्या से बचने के लिए अब नोएडा में उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का आग बुझाने का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म नोएडा में स्थापित किया जाने वाला है, जिसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण मिलकर खरीदने वाले हैं, जिसकी ऊंचाई जो है
72 मीटर होगी। हाइड्रोलिक प्लेटफार्म एक प्रेशर आधारित मशीन होती है जो तेज़ी से ऊंचाई तक ले जाने और नीचे लाने के लिए कार्य में सक्षम होगी। उपयोग में ऊंची इमारतों की दुर्घटना के समय आग को बुझाने में इसका उपयोग किया जाएगा। बुलेट ट्रेन से जुड़ी यूपी के 3 बड़ी बातें। जो जल्द ही दिल्ली से वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन चलाए जाने वाली योजना है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल ये मुंबई अहमदाबाद के बाद इंडिया का दूसरा हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। यह ट्रेन अयोध्या से होकर वाराणसी पहुंचेगी। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन परियोजना द्वारा दोनों शहरों के बीच 11 से 12 घंटे में लगभग से घटकर 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी को उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक शहरों से जोड़ने के साथ ही इस परियोजना के प्रस्तावित रेल मार्ग पर रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है। नदी नून नदी जल के संकट से जूझने वाले बुंदेलखंड जालौन जिले में बहती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और जलवायु परिवर्तन के आसपास इन इलाकों के अतिक्रमण के चलते नून नदी जो पिछले कई सालों से सूख कर नाले में तब्दील हो गई थी, लेकिन विगत कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ नून नदी की रंगत वापस लौटी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। नून नदी जो है चार बड़े बरसाती नालों से मिलकर बनी है और जालौन जिले के उरई से निकलने वाले नून नदी आगे महेवा ब्लॉक तक जाती है और 89 किलोमीटर के अपने इस सफ़र में ये नदी 47 गांवों से होकर गुजरती है। ये नदी जालौन जिले के किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है। नदी के आसपास के कारखानों से पहुंचने वाले केमिकल से इस नदी की अभूतपूर्व क्षति पहुंचाई है। इससे नून नदी जल की गुणवत्ता तो असर पड़ता है। ये साथ ही साथ अधिक तापमान के चलते इस नदी का जल जलीय जंतुओं कृषि के योग्य भी नहीं रह गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। केन और बेतवा ये दोनों नदियां जो हैं मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यूपी में आकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। सूखे की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड में जल संकट के समाधान के लिए इन दोनों नदियों के आपस में जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। केन नदी जो है मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है जो 427 किलोमीटर दूरी तय कर यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और 576 किलोमीटर दूरी तय कर यूपी के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। केन बेतवा जो लिंक परियोजना केन नदी के अतिरिक्त जल की नहरों के माध्यम से बेतवा नदी की आपूर्ति की जाएगी, जिसे 77 मीटर लंबे और लगभग 2 किमी चौड़े दौधन बांध और 230 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड इलाकों को पानी पहुंचाएगा। आगे देखते हैं सरयू नहर परियोजना। सरयू नहर परियोजना को 1978 में बहराइच और गोंडा से लगभग 3.12 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 78.68 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था, जो साल 2013 में सरयू परियोजना को भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया और साल 2015 में सरयू नहर परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। सरयू नहर परियोजना जो है नदी जोड़ो परियोजना का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों को जोड़ा गया है, जिसमें घाघरा, ताप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी नदी शामिल हैं। बबीना नदी परियोजना बुंदेलखंड में जल संकट को दूर करने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सरकार सामुदायिक तालाब निर्माण योजना और केन बेतवा लिंक परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। इसी केन बेतवा लिंक परियोजना से संबद्ध बबीना नहर परियोजना जल्द ही काम शुरू होगा और यूपी में आने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों को लगभग 80% आबादी की आजीविका का स्रोत
कृषि है, परंतु यहाँ भौगोलिक संरचना, भूमि संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, यहाँ होने वाले औसत वर्षा की कमी चलते कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये देख लेते हैं कनहर सिंचाई परियोजना। यूपी के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें काफ़ी इन सब क्वेश्चनों का काफ़ी ज़्यादा रोल होगा। जो ऐसे जैसे कनहर सिंचाई परियोजना, तो ये सब पूछेगा तो समझ में ही नहीं आता कि ये सब कहाँ से आ गया, जबकि ये कहीं किसी न किसी दिन इसका उद्घाटन या कुछ चेंजमेंट किया गया होता है, तभी ये सब क्वेश्चन चूज किए गए हैं बताने के लिए। यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़ी कनहर सिंचाई परियोजना जो है दिसंबर 2022 में पूरी हो जाएगी। इसके बाद कनहर बांध से पानी छोड़ा जाएगा, जिसमें 3 राज्यों को कुल 21 गाँव को वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के 6 और झारखंड के 4, यूपी के दुग्धी विधानसभा के 11 गाँव हैं। यूपी के 11 गाँव हैं लाम्बी, रंदहटोला, सुग, बामन, कुदरी, कोरची, सुंदरी, भीसूर, अमवार, गोड़ा और बरखोहरा और बघाड़ू। इन परियोजनाओं से प्रभावित प्रत्येक परिवार को उनकी ज़मीन के बदले 7.11 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दुग्धी विधानसभा क्षेत्र के 11 गांव के कुल 25,000 वोटर हैं, जिनकी आबादी करीब 50,000 के लगभग है। गांव वालों की मांग है कि दोगुना मुआवजा और हर विस्थापित होने वाले परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार, पीएम आवास योजना के तहत घर, वैकल्पिक खेती लायक ज़मीन प्रदान की जाए। ये काफ़ी मतलब फेमस है कनहर सिंचाई परियोजना, या ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, 11 गाँवों को हमेशा के लिए एक तरीके से समझिए बलिदान होना पड़ेगा और इन लोगों को 7.11 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यूपी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे के तहत गंगा को स्वच्छ, निर्मल, अविरल रखने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के करोड़ों रुपए का जो है नमामि गंगे योजना के तहत निर्मल और अविरल रखने के लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए के ये जो प्रोजेक्ट बनाया है। गंगा नदी न सिर्फ सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश में 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। ठीक है, और उत्तराखंड से, हिमालय से निकल करके ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये सुंदरबन तक गंगा का विस्तार है। ठीक है, गंगा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भूजल सर्वाधिक दोहन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भूजल दोहन के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी है और भारत में प्रयुक्त होने वाले कुल भूजल का 20% भूजल केवल यूपी द्वारा प्रयुक्त होता है। भूजल विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार यूपी में सर्वाधिक भूजल का इस्तेमाल लखनऊ में किया जाता है। यूपी के लखनऊ में प्रतिदिन प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 25 लाख भूजल निकाला जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। सीता झील अयोध्या। सीता झील अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही इसके पौराणिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में ही प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत अयोध्या के नगर निगम प्रशासन ने सीता झील को पहले की तरह निर्मल बनाने का काम शुरू किया। आमी नदी, जो यूपी की राजधानी जो है से करीब लगभग 250 किलोमीटर दूर मगहर, ये कस्बा संतकबीर नगर जिले में स्थित है। मगहर वही स्थान है जहाँ पे 500 साल पहले 16वीं सदी में महान संत कबीर दास ने अपनी अंतिम
सांस ली थी। मगहर में एक नदी बहती है, आमी नदी। एक समय ये नदी मगहर की जीवन रेखा कही जाती थी। आज जो है नदी प्रदूषण के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। 7 साल पहले इस नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आमी महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इस आमी महोत्सव के दौरान इस नदी को यानी आमी नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की गई थी। आमी महोत्सव के दौरान सद्भावना यात्रा निकाली गई, जिससे क्षेत्रवासियों ने बढ़-चढ़ हिस्सा लिया और इसी दौरान लोगों ने आमी नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की। गौरतलब, किसी स्थान को राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में तभी घोषित किया जाता है उस क्षेत्र के देश की संस्कृति से जुड़ा और राष्ट्रीय महत्व। मान्यता है कि इस नदी को पार कर राजकुमार सिद्धार्थ यानी भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी राजसी वस्त्र उतार कर अपना सिर मुड़वाया और ज्ञान की खोज में निकल गए। आगे जब बौद्ध धर्म के विस्तार की बात हुई तो शुरुआत इसी नदी के पास से हुआ और इसी नदी के किनारे सर्वप्रथम बौद्ध विहार बने। कहा जाता है कि इस नदी के तट पर गुरु गोरखनाथ संत कबीर के बीच शास्त्रीय संवाद हुआ। गुरु नानक भी यहाँ तक संत कबीर से मिलने आए और महान सूफी संत कबीरदास की रचनाओं में भी इस नदी का खूब जिक्र किया गया है। कबीरदास इस नदी को अमिया करते थे और कबीर दर्शन को आने वाले श्रद्धालु आमी का जल भी प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाते थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, हमें क्या सुधार करना है, ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।